ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्लियर है? दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। ब्रीथिंग जो है वो एक तो याद करो, अभी पढ़ा हमने लाल कलर का, खून लाल था। हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स MP09 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं शीतल पालीवाल, आपकी बायोलॉजी मेंटर, लेके आई हूँ कंप्लीट बायोलॉजी सॉल्यूशन सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर। पहले में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन। ये नोटिफिकेशन उनके लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम्स के लिए, मेन एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली तैयार की गई है। इस लेक्चर में मैंने आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन, इट मींस पूरा का पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, साथ में हर एक टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? पहले तो हम ये बात कर लें। अब रेस्पिरेशन मींस क्या? सांस लेना और सांस छोड़ना। हम तो यही बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रेस्पिरेशन। बट नहीं, रेस्पिरेशन में सांस लेना सांस छोड़ना नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ऐसे तो हम बोल देते हैं रेस्पायर किया, ब्रीथ किया, बट नहीं, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया? ब्रीथ इन किया, इट मींस आपने क्या किया? गैसेस को अंदर लिया। अब ये जो गैसेस है, आपकी बॉडी इस गैस को यूज करती है किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और तब जाके जब एनर्जी बन जाती है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या आपने ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी ने यूज कर लिया, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अब ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्लियर है? दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है किसका? रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बेटा, सॉरी, ब्रीदिंग किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का। हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग, इट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। गैसेस के एक्सचेंज को हमने बोला ब्रीदिंग। इनहेलेशन, टेक एयर इनसाइड द बॉडी। बॉडी में जब हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। रिलीज एयर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से एयर को क्या करना? रिलीज आउट करना, इसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब ये मेन डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इट मींस आपने सिर्फ सांस लिया और सांस छोड़ी, कोई अलग प्रोसेस हुई क्या उसमें? नहीं। बट रेस्पिरेशन में जो आपने ब्रीथ इन किया था, उस गैस का, उस ऑक्सीजन का बॉडी यूज करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड द रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, यही हमने बोला, राइट। बट द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड का प्रोडक्शन, जो फूड का क्या होता है? ब्रेकडाउन हुआ था, वो फूड का यूटिलाइज होना किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं रेस्पिरेशन। दिस इज अ डेफिनेशन बेटा, ये एक बुकिश डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी है, जो आपको याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम रेस्पिरेशन और फूड का क्या काम? तो देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि फूड कहाँ जाता है? अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होने के बाद वो गया था कहाँ? एसिमुलेट होके सेल्स के अंदर, सेल्स को यूटिलाइज करने वाले थे, राइट। तो यहाँ पे वो जो फूड था वो चला गया सेल में, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड आ गया आपका, क्या था? C6H12O6, है ना। ये फूड आ गया कहाँ आपका? सेल के अंदर। अब आपने जो इनहेलेशन किया, तो लंग्स से ऑक्सीजन भी कहाँ चली गई? सेल के अंदर। अब ये कार्बन अब जो आपका ग्लूकोज था और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसे कंप्लीट को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन है कहाँ? इनसाइड द सेल। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। और क्या प्रोड्यूस होना? एटीपी मींस क्या? एटीपी एक एनर्जी करेंसी, जो जैसे आप बोलते हैं ना एनर्जी जो बनती है, हम बोलते हैं ना हर एक चीज की यूनिट होती है, तो हमारी जो बॉडी में एनर्जी बनती है
उसकी यूनिट है एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज इंस्टेड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है वहां पे, बल्कि क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसमें, ब्रीदिंग में। कभी कभी ताकत लगा के करनी पड़ती है ना, सांस चाहिए तो। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा, एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हैपेंस इन लंग्स, ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो जाती है, लंग्स में जाके कंप्लीट हो जाती है। बट ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, हैपेंस इन सेल्स, सेल्स में जाके कंप्लीट होती है। तो ये एक डिफरेंस है किसमें, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। अगली हम बात करते हैं रेस्पिरेशन को। अगेन हमने दो टाइप से बोलते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन, एरोबिक एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक, राइट। एरोबिक जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड से याद रखो, एरोबिक, एरोबिक मींस ऑक्सीजन, राइट। तो अब इस पूरे डिफरेंस को पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा है, हमारी बुक में एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। ये अगर आप समझते हो तो ये आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत 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 इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं, फिर हम बात करते हैं उसके डिफरेंस की, किसके, एरोबिक और एनारोबिक। पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर हमने क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर क्या गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से, कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो आपका क्या बना था, ग्लूकोज, वो सेल के अंदर क्या था, और रेस्पिरेशन किया, उससे क्या आया, ऑक्सीजन सेल के अंदर है। ये भी मैंने आपको बोला, ये चीज कहां गई, सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर गई तो ये जो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट हो जाता है बेटा, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद है, याद है, साइटोप्लाज्म भूल गए, 9th में पढ़ा था, 9th में हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, 10th में पढ़ रहे हैं पढ़ा। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जो सेल होती है, इसका कलर दिख नहीं रहा, रेड लेते हैं, रेड आई गेस दिखाई दे रहा है। ये जो सेल होती है, सेल के अंदर एक लिक्विड फिल होता है, इसे बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म। और बीच में ऐसा बनाते थे ना, एक ऐसा गोल गोल न्यूक्लियस बनाते थे, है ना। तो ये जो आसपास लिक्विड फिल है, इसे हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की कहां से स्टार्ट हो गई, सेल के साइटोप्लाज्म से। अब ये जो ग्लूकोज था, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये बना पायरुवेट। क्या बना, पायरुवेट। पायरुवेट को कैसे समझोगे, तो अभी इतना समझ लो, ग्लूकोज जो होता है बेटा, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और जो पायरुवेट होता है, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। मींस ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ और क्या बन गया आपका, पायरुवेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट एंटर करता है किसके लिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन अंदर गई। जब ऑक्सीजन अंदर गई तो बट ऑब्वियसली किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे जाके होगा, पहले हुआ साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट बना। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहां चले जाएगा ये पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, अरे सेल के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद आया, ठीक है। एक एक लाइन तो याद कर ली थी, उतना तो मुझे पता है ना। तो बस वही पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हमने क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पायरुवेट गया तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। मींस ये ग्लूकोज जो है, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में रिलीज होती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या रिलीज होती है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का बेटा, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप क्या करते हो, एक्सेल कर देते हो, बड़ा एक्सेल, है ना, सांस छोड़ना। वाटर और एनर्जी, ये बनता है। कभी कभी ऐसा होता है हेवी वर्कआउट के बाद हांफने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हो कि हम सांस लें, पर वो इतनी
तेज 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 ब्रीथ करते हो कि आपका ब्रीथिंग रेट बहुत हाई हो जाता है। अब उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वहां पे आपकी जो मसल सेल्स हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट करती है। एनएरोबिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो क्या करती हैं, एनएरोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डिफरेंट, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी का अमाउंट कम होता है, जितना एरोबिक बनता है उससे काफी कम होता है, राइट। और जो ये लैक्टिक एसिड होता है, दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैम्प्स। कभी होता है ना सर, हेवी वर्कआउट कर कोई बेहोश हो जाता है, जिम विम जाने वालों को पता होगा, है ना, कि बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया या फिर क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फैटिग होना, क्रैम्प्स होना, ये इस लैक्टिक एसिड के कारण। जब इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा आपकी मसल सेल्स हेवी वर्कआउट के बाद ऐसा होता है कोई फैटिग हो गया है या क्रैम्प्स आ गए, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, लैक्टिक एसिड। अब कुछ सेल्स ऐसी होती है जैसे यीस्ट, यीस्ट कंप्लीट एनारोबिकली रेस्पायर करती है। कैसे करती हैं, एनारोबिकली, इट मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो एनारोबिकली रेस्पायर करती है, इट मींस ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इस टाइम पे ये जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है, यहाँ बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मींस क्या, आपने जो फूड था उस फूड से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी, बट साथ में क्या निकला, वाटर ने, इससे क्या बना, इथेनॉल। क्या बना, इथेनॉल। तो ये है बेटा तीनों के मेन प्रोडक्ट और तीनों में मेन डिफरेंस कौन सा। पहला हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो हो गए आपके किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप। ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कौन सा हो गया आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों किसी टाइप हो गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक जो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, हेवी वर्कआउट के टाइम पे, जो कहाँ होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में। एक जो परमानेंट है कहाँ हो रहा है, ये सेल में हो रहा है, ईस्ट में होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या बनता है। तो बाय प्रोडक्ट दोनों के कैसे हैं, डिफरेंट है। जो मेन प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। अब बात करते हैं बेटा हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखो, टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट बिना पढ़े आप बता सकते हो, ठीक है। नेम से एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अगली हम बात करते हैं ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल मतलब आधा, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, और क्या बनता है, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऐसे हम बात करते हैं मोर एटीपी एनर्जी इज रिलीज, ज्यादा एटीपी बनते हैं, ज्यादा एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कम बनती है। occurs in most plants, animals and humans, और ये कहाँ होता है, sometime in the muscle cells, yeast, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। अगली हम बात करते हैं बेटा, ये देखो मैंने बताया ये पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये जो पाथवे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे देखो इस टाइप का क्वेश्चन 2024 का ही क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है, आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया है, यू नीड टू कंप्लीट इट। आपको सिर्फ इस फ्लो चार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड है, ठीक है। कैसे है, देखो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में हुआ है, किसमें कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाइरुवेट, राइट। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो तीसरा नीचे वाला पाथवे, नीचे जो था, राइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा यहाँ पे, तो वाटर एनर्जी लिखी हुई है, क्या हो जाएगा, CO2। तो इस टाइप से आपको फिलअप करने को हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। ऐसा कौन सी चीजें हैं, क्या सब्सटेंस बनता है जो क्या करता है, मसल क्रैम्प कॉज कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था बेटा मसल्स में क्या बन रहा था, जो क्रैम्प फैटिग होता है ना, जिम जाने वाले, याद आया, ठीक है। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी नहीं,
यही बन रहा था, नहीं। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये बन रहा था, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, नहीं। पायरुवेट तो पहले ही बन चुका है, पायरुवेट का तो ब्रेकडाउन हो रहा है। द आंसर इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगली हम बात करते हैं, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज्ड। एनारोबिक वो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला, उसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही थी बेटा? तो गैस तो एक ही रिलीज हो रही है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कोई नई गैस थी क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। A boy was running a 400-meter race. After finishing, he was breathing heavily. His friend noticed the flaring of nostrils and the rapid chest movement. What causes an increasing in the breathing rate after intense physical activity? हमने जो बात करी फिजिकल एक्टिविटी वाली, जिम वाली, वही है। बस उसने क्या करा है, रनिंग करी है। उसके बाद क्या हुआ? तो हेवी वर्कआउट के बाद क्या होता है बेटा? क्यों होती है चीजें? तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इंक्रीज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। द आंसर इज कि लैक्टिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और क्या हो जाता है आपका, CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। दैट्स व्हाई क्या आते हैं, वो क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अगले हम इसकी बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन का ये डायग्राम है, डायग्राम से कभी नहीं पूछते, ठीक है। डायग्राम को बनाने को तो कभी ऐसा नहीं होगा, बट हाँ इसकी लेबलिंग वगैरह अगर आपको याद रखना तो इसके पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द नोज। ये जो कैविटी होती है, समझ ना, माउथ में बकल कैविटी, ऐसी नोज के पीछे जो कैविटी है हम बोलते हैं नेजल कैविटी। तो सबसे पहले नोज, नोज से आपने ब्रीथ इन किया, एयर जाती है कहाँ, नेजल कैविटी में। कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में। यहाँ पे नेजल कैविटी से जो एक कंप्लीट पाइप है, जो क्या है, सिग्नल पासेज है फॉर द फूड एंड विंड बोथ, बट ये क्या करता है, एक यहाँ पे इसको कंप्लीट एयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको जब स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे आते हैं फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। फेरेंक्स पहले देन लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या? फेरेंक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ, फेरेंक्स भी किसका पार्ट है? आपका जो ट्रेकिया, ट्रेकिया मींस विंड पाइप है जिससे आपकी एयर अंदर जा रही है, उसी का पार्ट है, और लैरिंक्स भी उसी का पार्ट है। लैरिंक्स को हम एडम्स एप्पल या वोकल बॉक्स भी बोलते हैं। अभी आप जो हम जो बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, जो ये जो आवाज है निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? इस लैरिंक्स से, राइट। तो फेरेंक्स एंड लैरिंक्स बोथ आर द पार्ट ऑफ दिस, इसका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया मींस विंड पाइप, उसी का पार्ट है। ये जब आगे आता है, ये ट्यूब आगे आया, अब इस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते थे बेटा? ट्रेकिया। यहाँ ट्रेकिया में बहुत सारी कार्टिलेजस रिंग्स होती है, कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती है जो क्या करती है, इसको कोलैप्स नहीं होने देती, मतलब चिपक नहीं देती। अगर कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी एयर का कंटिन्यू फ्लो होगा क्या? नहीं, आपकी बॉडी को कंटिन्यू फ्लो चाहिए, तो एयर का कंटिन्यू फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको कोलैप्स होने से रोकती है कौन सी? जो कार्टिलेजस रिंग होती है, इस टाइप की कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं, इसको कोलैप्स नहीं होती है। अब ये जो रिंग्स होती हैं, ये जो रिंग्स है पूरी पाइप के अंदर, ये जो पाइप है ये लंग्स में राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इस ट्रेकिया को इस टाइम पे हम बोलते हैं ब्रोंकियल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल। ब्रोंकियल्स जो होता है लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में जाएगा। ट्रेकिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक इधर एक इधर। अब ये जो ब्रोंकियस है, ये अगेन ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे पाइप से स्ट्रक्चर्स में, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, इन ब्रोंकियोल्स की एंड टिप पे कुछ ऐसे बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। दे आर नोन एज एल्वियोलाई। एक्चुअल में जो एल्वियोलाई होती है यही सारा रोल करती है, मेन मतलब मेन जो मिलते हैं पिक्चर का मेन हीरो, पिक्चर का मेन हीरो यहाँ पे ये। हम बोलते हैं हर एक पिक्चर में एक बहुत सारे साइड एक्टर्स तो होते हैं, ठीक है, जो साइड में आते जाते काम करते रहते हैं, बट एक मेन होता है, मेन लीड रोल जो करता है, तो ये हमारा मेन हीरो यहाँ का एल्वियोलाई, राइट। क्या काम करता है बेटा? तो एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके एक्सचेंज के लिए? गैसेस के एक्सचेंज पे रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? नोज से। नोज से कहाँ जाती है एयर? नेजल कैविटी में। यहाँ पे कुछ म्यूकस और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अगर वहां है तो वहीं पे उसको ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद एयर जाती है किसमें? विंड पाइप में या ट्रेकिया में,
ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स को हमने क्या बोला बेटा, एडम्स एप्पल, राइट, या फिर वोकल बॉक्स, जिससे आप ये जो आवाज निकल रही है आपकी, दैट इज वोकल बॉक्स। अब ये जो फेरिंग्स और लैरिंग्स हैं, ये इसी का आगे कंटिन्यू पार्ट को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया जब लंग्स तक जाता है, लंग्स में डिवाइड होने के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे हमने बोला ब्रोंकिया है, ठीक है, ब्रोंकियस। ब्रोंकियस को दो अगेन बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होता है ना, ऐसे एक मेन चैनल आई, फिर से बहुत सारी चैनल्स निकल गई, तो ब्रोंकियस किसमें होता है, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स की एंड पे होता है हमारा मेन हीरो, जैसा एल्वुलाई। कैसे काम करता है एल्वुलाई, हम बात कर लेते हैं बेटा। तो एल्वुलाइज जो होती हैं, ये एल्वुलाइज कुछ इस टाइप से एंड पार्ट, ये एंड पार्ट में कुछ इस टाइप का सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक एल्वुलाई को अगर हम देखें तो ये एक एल्वुलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड के अंदर होता है आपके पास में हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि ये ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, ये ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इसके अंदर क्या है, ब्लड, और ब्लड का रेड कलर जो होता है वो होता है किसी कारण हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मींस गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला पिगमेंट, दैट इज अ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड का जो रेड कलर होता है, खून, चोट लग गई, खून आ रहा है, लाल खून है बिल्कुल, है ना, किसी का सफेद काला तुमने देखा कभी, राइट, लाल ही होता है ना, तो वो जो लाल होता है वो होता है किस कारण, इस हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जैसे एल्वुलाई थी, आपने यहाँ से ये ऑक्सीजन आई, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ तक गई बेटा, एल्वुलाई तक, एल्वुलर सैक तक, ये ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे एल्वुलाई सैक के अंदर। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई हो गया। तो बिकॉज ऑफ दी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज होकर चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल में। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और वहीं ये जो ब्लड कैपिलरीज थी, जो बॉडी से क्या लेके आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड ला रही थी, इनमें किसका लेवल ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है, इनसाइड दी एल्वुलर सैक। सेम प्रोसेस जिस रूट से ऑक्सीजन आई थी, उसी रूट से क्या हो जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं। तो ये जो बोला ना हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मेन साइट क्या, तो एल्वुलाई। ये क्या है, मेन साइट है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो द मेन साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द एल्वुलाई। एल्वुलाई के पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ताकि क्या कर सके, ये एक इजीली क्या कर सके, इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोवाइड कर सके। अब अगर ऐसा हो कि ब्लड कैपिलरीज नहीं हो, एल्वुलर सैक का काम भी क्या है, एल्वुलर सैक जो होते हैं ये मेनली ऐसे बलून शेप स्ट्रक्चर जो है, ये क्या करते हैं बेटे, ऐसे बंच में है तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गैस का डिफ्यूजन हो पाए, ऑक्सीजन अंदर आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, फटाफट से एक्सचेंज हो, फटाफट से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे एल्वुलाई क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज है डिफ्यूजन की। तो ये हमने देखा पूरा कंप्लीट हमारा, कि नोज से स्टार्ट हुआ, नोज से कहाँ गया, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहाँ गया, ट्रेकिया में क्या बोला मैंने आपको, कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, जो किसमें हेल्प करती है, कोलैप्स नहीं हो रही थी उसे, ठीक है। उसके बाद आया आपका क्या, ब्रोंकियस, ब्रोंकियस से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से एल्वुलाई, राइट। ये कंप्लीट एक पाथवे होता है किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे एक चीज और होती है, डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है, दिस डायफ्राम इज अ टिश्यू की थिक लेयर होती है। ये कहाँ काम करती है, ये हेल्प करती है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, जो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो डायफ्राम क्या बेटा, ये लंग्स के नीचे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टाइप का कर्टन प्रेजेंट होता है टिश्यू का, दैट इज इसे हम बोलते हैं डायफ्राम, राइट। अब डायफ्राम कैसे वर्क करता है, तो ये हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म में। किसे पढ़ेंगे, ब्रीथिंग मैकेनिज्म में। ब्रीथिंग मैकेनिज्म आपने जब इनहेल किया तो आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, जब आप इनहेल करते हो, आपको आपने क्या किया, गैसेस अंदर डाली है, वहां पे स्पेस उतना ही, उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो उस स्पेस को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या आ जाता है,
डाउनवर्ड फ्लैट, ठीक है, डोम शेप कहाँ गया, फ्लैट आ गया। और जो रिब्स है, चेस्ट कैविटी है, ठीक है, उस चेस्ट कैविटी में जो रिब्स है वो कैसे आती है, आउटवर्ड, वो आई आउटवर्ड और डायफ्राम आ गया, ठीक है। पहले स्पेस कितना था, इतना, अब देखो पहले स्पेस कितना था, अब ये ऐसे आ गए, स्पेस बढ़ गया, कैसे गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो पहले जो स्पेस था वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पहले एरिया सिर्फ इतना मेरे हाथ के नीचे नहीं है और इस हाथ के आगे नहीं है। अब क्या हुआ, जब आपने ब्रीथ इन किया, एयर अंदर ली, तो रिब्स भी कहाँ आई, आउटवर्ड, और डायफ्राम भी कहाँ गया, डाउनवर्ड। तो इससे क्या हुआ, इसके कारण आउटवर्ड और डाउनवर्ड होने के कारण क्या हो गया, एक कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो गया ताकि ज्यादा एयर जा सके। तो इनहेलेशन इंस्पायर्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स फ्लैटन, कैसे, नीचे आता है, फ्लैट होता है, ठीक है, एंड बिकम्स फ्लैट। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एयर कहां जाएगी, लंग्स में अंदर जाएगी। ऐसी हम बात करते हैं बेटा एक्सेलेशन या एक्सपिरेशन की, तो एक्सेलेशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये जो डायफ्राम था, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ में जाके इस टाइप का डोम शेप हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो डायफ्राम रिलैक्सेस, कहां चला गया, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप, ये गया, अब कहां गया, ये था ऐसा, अब आया अपवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड और डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हो गया आपका मूवमेंट किसका, बैकवर्ड, रिब्स आ गई वापस अंदर की तरफ और डायफ्राम आ गया अपवर्ड। तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे मूवमेंट शो करता है कौन, आपका रिब्स और डायफ्राम। क्या हुआ, इसका चेस्ट कैविटी का साइज वापस से क्या हो गया, कम हो गया, राइट। क्या हुआ, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल एंड एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स, एयर वापस लंग से बाहर आ गया। अब तुम कितनी ही कोशिश कर लो, ठीक है, तुमने सांस छोड़ दी, बट स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस लंग्स में रह जाती है, इसे हम बोलते हैं बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, मींस अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन लंग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं बचे कभी लंग्स में, तो क्या होगा, लंग्स के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत एयर था जिसे क्या कर रहा है, एक प्रॉपर शेप में रख रहा है, वो कैसे जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे। तो लंग्स के कोलैप्स नहीं हो, इसलिए क्या आता है वहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ रिजर्व रखते हो ना कभी कभी अपने लिए, अरे यार ये तो मेरा है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। तो बस वही है कि ये क्या करते हैं, कुछ रिजर्व करके रखते हैं अपने, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन लंग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि तुमने चुटकी बजाई हो गया, पढ़ने में टाइम लग रहा है तो उसको भी लंग्स टाइम लगेगा रेस्पिरेशन करने में, राइट, ठीक है। अगली हम बात करते हैं बेटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई एंड व्हाई आर एल्वेलाई रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। आपको एक कंप्लीट मैकेनिज्म बतानी है कि एल्वेलाई कैसे क्या करती है, गैस का एक्सचेंज करती है, और एल्वेलाई क्यों ब्लड सब रिचली ब्लड सप्लाई होती है, वहां पे ब्लड की सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, एल्वेलाइज आर टाइनी balloon like structure in the lungs where gaseous exchange occurs, ठीक है, कैसा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या याद रखना है बेटा, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या, एल्वोलाई, राइट। तो एक्सचेंज ईच alveolus is surrounded by a network of thin wall blood vessels, ये हमने पढ़ा था एक ब्लड, इसके आसपास क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी इस टाइप से, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, सपोज ये आपका एक एल्वेलर साइट है, अब होता क्या है, इसके आसपास होती है रेड 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 ही लेंगे ब्लड के लिए, तो रेड रेड, ठीक है, समझ में आएगा हमें तो कि हाँ मैडम ब्लड ही जा रहा है, रेड रेड रेड, राइट। ये अब ऐसा नहीं है इसके आसपास, अरे भाई ऐसे भी तो जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, उसके पीछे से उसके आगे से सब तरफ से कवर करके रखती है ये, ठीक है, ताकि क्या हो सके, capillaries, oxygen present in the inhaled air diffuses from the alveolar air space into the blood in the capillaries। अब ये जो ऑक्सीजन आई थी ये कहां से, ब्लड कैपिलरीज में, कहां से, एल्वेलर से। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी ने रिलीज आउट करी थी वो कहां आ जाए, एल्वेलर सैक में आ जाए, और this exchange occurs by simple diffusion due to concentration gradient, सिंपल डिफ्यूजन से होता है concentration gradient के कारण, ठीक है। enables efficient exchange of gases with the blood, आराम से ब्लड से एक्सचेंज होके ट्रांसपोर्ट
हो सकती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी? रेस्पिरेटरी पिगमेंट याद करो भी पढ़ा हमने, लाल कलर का, खून लाल था, वो लाल खून किसी कारण, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में क्या थी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का क्या था, रेड कलर, राइट। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इतना बड़ा साइज है, इतनी मिलियंस ऑफ सेल्स है, सब सिर्फ अगर डिफ्यूज करने के लिए कहां सरफेस पे आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बहुत सारी सेल्स इनसाइड भी प्रेजेंट है, तो वो सिंपली डिफ्यूजन से वहां तक जाते 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 कैसे वो सेल ही मर जाएगी, ठीक है। जब ऑर्डर किया है खाना, ठीक है, 1 घंटा लग रहा है खाना आने में, क्या करते हो, फोन लगाना शुरू करते, अरे भाई आ जा, मर जाऊंगा भूख से, आ जा तो आ जा, ऐसे ही करते हो ना, 2 4 बार फोन लगा लेते, भैया कहाँ तक पहुंचे, भैया 4 5 बार ऐप पे देख लेते हो कहाँ तक आ गया, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। भूख नहीं भी लग रही होगी तो भूख लगने लग जाती है तुमको, तो ऐसे ही क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन हर एक सेल के लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ से डिफ्यूजन हुआ, बीच की सेल तक जाएगा, क्या होगा, सेल मर जाएगी भूख से, राइट। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि सफिशिएंट नहीं होता है, तो जो हीमोग्लोबिन है ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये हेल्प करता है किसमें, आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, गैसेस को क्या करके कैरी करके कहां तक जाने में, सेल तक ले जाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आने में, राइट। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट मींस आपका जो ये ट्रेकिया था, इसे हम बोल सकते हैं, यहाँ से ये थ्रोट है आपका, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, क्यों होती है, क्या बताया था मैंने, क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि कोलैप्स नहीं हो, राइट, उसके लिए होती है। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्यों, ताकि टाइम मिल पाए किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, अदरवाइज लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, राइट, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक। द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। अभी बताया था फ्लैट अप, क्यों हो रहा था, ताकि क्या कर सके, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो पाए, बढ़ पाए, राइट। Walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. Alveoli में क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ताकि फटाफट से जो एक्सचेंज रेट है क्या हो सके, बढ़ सके, तो टू अलाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में जो क्या करते हैं, गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एक तो जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्ट्रोमेटा, वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, राइट। ये ओपन होंगे तो गैस अंदर बाहर, क्लोज तो गैस नहीं। डेजर्ट प्लांट याद आया, पढ़ा था डेजर्ट प्लांट पे, थोड़े से स्मार्ट बन गए थे वहां पे वो, ठीक है, वही स्ट्रोमेटा है यहाँ पे। तो लीव्स किसके थ्रू करती है बेटा, थ्रू दी स्ट्रोमेटा। जो लैंडिकल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे, ये भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर होल्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम से प्रेजेंट होते हैं। एंड द जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, इस 3 टाइप से प्लांट क्या करता है। अब प्लांट एक्चुअल पे रेस्पिरेशन करता कैसे है, तो डे टाइम में कैसे करता है, नाइट टाइम में कैसे करता है। डे टाइम में क्या है बेटा, लाइट भी है, कौन सी लाइट, सनलाइट, सनलाइट भी प्रेजेंट है डे टाइम में, राइट। अब जब सनलाइट भी प्रेजेंट है तो सनलाइट के प्रेजेंस के कारण क्या करेंगे प्लांट्स उस सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, राइट। प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स यूज दिस सनलाइट टू फोटोसिंथेसिस, फॉर दी फोटोसिंथेसिस, है ना। प्लांट्स क्या करें, हमने कल पढ़ा था, खड़े गार्डन में, याद आया, क्लास 10th, है ना, ठीक है। तो क्लास 10th सेक्शन ए, सेक्शन बी, लंच ब्रेक, क्या कर रहे थे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो सनलाइट है इसका यूज करके प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब लाइट कभी दिन में ही होती है, सन की लाइट दिन में, रात में होती है क्या, रात में सूरज देखा कभी, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम अमेरिका में दिख रहा था, जाओ वहां जाके देख लो, वहां के प्लांट तब फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, तुम्हारे यहाँ करेंगे क्या, तुम्हारे तो नहीं दिख रहा ना, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जो डे टाइम है, उस डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट मींस क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं, साथ में रेस्पिरेशन भी करते हैं, साथ में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। अब जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है
इसको वो यूज कर लेते हैं किसमें बेटा, फोटोसिंथेसिस करने में। उनका एक रॉ मटेरियल ही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज आउट होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट जो नेट रिजल्ट मिला वो तो क्या मिला, सिर्फ ऑक्सीजन मिली। बट कभी कभी क्या होता है, नाइट, कभी कभी नहीं, नाइट में, कभी कभी क्या नाइट में ही होगा, ठीक है, डे में तो ये हो गया, नाइट में अब लाइट नहीं है, लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, केवल और केवल रेस्पिरेशन। अब वो जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब प्लांट्स को उसकी भी रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, तो ये क्या करेंगे, रिलीज आउट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये रिलीज आउट करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की आउट होगी, ऑक्सीजन तो बन ही नहीं रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या, नहीं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है क्या, नहीं। सिर्फ कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यही रीजन है, बोलते ना, अरे रे इस पेड़ के नीचे बस सुना भूत है, ठीक है, क्यों भाई, उसके नीचे क्या है, भूत नहीं है, पेड़ भी क्या कर रहा है, रात में रेस्पिरेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, और तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो, ऑक्सीजन कम है, गलती से एक आदमी मर गया होगा तो बोल दिया बेचारे पेड़ को कि तेरे ऊपर भूत है ना, बदनाम उस पेड़ को कर दिया। ऐसा नहीं है, क्या होता है, इसी प्रोसेस के कारण, ठीक है, कुछ प्लांट्स नाइट में भी क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जिस लाइक ह्यूमंस। अगली हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे। Which of the following statements about respiration in plants is correct? कौन सा, बताओ जरा फटाफट से, कौन सा सही है, लिखो फटाफट से कमेंट में, A B C D कौन सा सही है बताओ। देखो, respiration in plants occurs only during the daytime, ठीक है, during the daytime, नाइट में नहीं होता क्या, होता है भाई, होता है ना। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेस्पिरेशन होती है, मैंने अभी बोला, वो हमारे ही जैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, राइट। अगला है बेटा, ओनली लीव्स कैरी आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्यों, वो बाकी के पार्ट क्या करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स इन लीव्स ड्यूरिंग द डे, हाँ दोनों चीज हो रही थी, अभी हमने बोला कि प्लांट्स ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर इसको यूज कर लिया, किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला टॉपिक है बेटा आपका, यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन भी यही बता दूंगी। लास्ट टॉपिक हमारे, लास्ट स्लाइड इस टॉपिक की हमारी, दैट इज द ब्रीथिंग इन फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में एक स्पेशली डिजाइन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं गिल्स। ये जो गिल्स होते हैं बेटा, ये कैसे काम करते हैं, जैसे इनका माउथ ओपन हुआ तो गिल्स क्लोज हो जाते हैं उस टाइप पे, और जब गिल्स ओपन होते हैं तो माउथ क्लोज हो जाता है। आप देखते हो कभी अगर किसी एक्वेरियम में फिशेस को देखा होगा तो दे आर कंटिन्यूअसली, वो अपना माउथ ओपन क्लोज करती रहती है, बबल्स आउट होते रहते हैं, वो स्विम करती जाती है और माउथ ओपन क्लोज करती जाती है ना। तो क्या होता है, माउथ ओपन हुआ, गिल्स क्लोज हो गए, गिल्स क्लोज हुए, माउथ ओपन हो गया, ऐसा हमेशा चलता रहता है। अब फिश क्या करती है बेटा, वाटर, कंप्लीट वाटर को ले लेती है अपने बॉडी के अंदर, वो जो वाटर है उस वाटर में से जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, ऑक्सीजन को यूज करके बाकी वाटर को क्या करते हैं, पुश आउट करते हैं, ठीक है। तो द फोर्स इट पास द गिल्स, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड, किससे लेते हैं, ब्लड से लेता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, अभी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि टाइम टाइम से वो बिल्कुल आ रहे हैं वाटर की सरफेस पे, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसा होता है कि कभी नहीं। तो क्या करते हैं बेटा, डिसॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं, और यही रीजन है, यही से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। Why is the breathing rate of the aquatic animals are high as compared to normal, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम बात करें या प्लांट्स की, तो बेटा वहां पे क्या है, वैसे ही तो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसी होती है, कम, आपके जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो ज्यादा है, बट वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज वो कम है, तो उन्हें अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जल्दी जल्दी अपना ब्रीथ रेट हाई रखना पड़ता है, फटाफट फटाफट, है ना। तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन मोर in aquatic animals is they have to obtain oxygen from water and water has less dissolved oxygen than air, और water में क्या होता है, कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इसका कंपेयर किसके, एयर के,
दैट्स व्हाई आप देखते हो कंटिन्यूसली उनका माउथ ओपन क्लोज होता रहता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज, एक एफिशिएंसी ऑफ दी गैसेस की अगर हम बात करते हैं, कौन सी गैस, हीमोग्लोबिन, हमने पता है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, एफिनिटी कितनी है बेटा, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एफिनिटी मींस बाइंडिंग कैपेसिटी, किसकी कितनी ज्यादा, देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, किससे, हीमोग्लोबिन में। होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन को बोलता है चल भाई तुझे घुमा के लाता हूं, उसको अपनी पूरी बॉडी की सैर कराता है, सेल तक ले जाके छोड़ देता है ना। तो बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी, हीमोग्लोबिन की, किसके साथ सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मोनोऑक्साइड के साथ, देन ऑक्सीजन, और फिर किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है रेस्पिरेशन का। कल हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है और आगे का पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से एक बार रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।